So in case of single slit, थीटा निकाला था लास्ट में सर. single slit diffraction. ठीक है. So we have derived resultant field at any point P on the screen, which is placed at the focal length F of the convex lens, and it is given by A sine beta by beta cos of omega t minus beta. ठीक है. So this implies intensity is I is equal to I naught square sine square beta by beta square, because amplitude is ए स्क्वायर नहीं होना चाहिए. आई नॉट होगा ना सर. amplitude is A sin, just a minute, A sine beta by beta. So here I naught square I naught square no I naught सर आई is नॉट इक्वल्स ए स्क्वायर. A square. ठीक है. And what is I naught? I naught is the intensity at theta is equal to 0. ठीक है. So this is the intensity of light received at any random point P onto the screen. Now we have to find the condition under which this intensity is maxima or minima. So बता सकते हो बच्चे? So we start with the position of say for example minima. So ये intensity 0 कहाँ पे होगी? Minima का मतलब है. So if this is the intensity, I naught is constant. ठीक है जी. So it depends on the value of beta, sine square beta by beta square. यस सर. So when this term will be 0, Beta is equal to बीटा इज 0. बीटा इक्वल्स n पाई. beta is equal to m M pi. ठीक है. बीटा की वैल्यू पाई तो हो, आई 2 इक्वल्स पाई टू हो. आई नॉट होगा ना सर. आई नॉट है बच्चे, स्क्वायर नहीं है, आई नॉट. वो स्क्वायर ही. सो बीटा की वैल्यू 0 हो सकती है फॉर मिनिमा. बीटा की वैल्यू अगर 0 हो गई तो क्या होगा? सर m भी 0 हो जाएगा. m नॉट इक्वल टू 0. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मिनिमा के लिए आपको बीटा की वैल्यू m पाई चाहिए. m कैन टेक वैल्यू फ्रॉम +-1 +-2 एंड सो ऑन, बट बीटा कैन नॉट बी 0. अगर बीटा, इफ बीटा इज 0, वो देखते हैं. इफ बीटा इज इक्वल टू 0 तो क्या होगा? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन स्क्वायर 0 बाय 0 स्क्वायर. सो इट बिकम 0 बाय 0. यस सर. यस सर. तो क्या करेंगे? नॉट डिफाइंड होगा ना, तो ये तो- पॉसिबल नहीं. तो ये पॉसिबल नहीं है. तो इसको हम सिंपली साइन बीटा बाय बीटा लिख लेते हैं, होल स्क्वायर, है ना. सो साइन 0 बाय 0 साइन बीटा बाय बीटा. अगर 0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है तो हम इसको कैसे रिड्यूस करेंगे? लिमिट n टेंड टू 0 तो ये 1 आ जाता है. हाँ, इफ लिमिट्स, ठीक है, बीटा अप्रोचेस 0, बीटा इनटू 0. यस सर. इट बिकम्स 1. 1. सो 1 होने पे आपका ये कंपोनेंट ये खत्म हो गया, ये 1 के बराबर आ गया. सो आई नॉट इंटू 1. सो ये तो आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी दे रहा है ना. सो यू आर कैलकुलेटिंग द कंडीशन अंडर विच दिस इंटेंसिटी इज 0. सो एम पाई के लिए तो ठीक है, क्योंकि साइन पाई कहीं पे भी होगा वो 2 पाई 3 पाई 4 पाई वो 0 हो जाएगा, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में भी बीटा है. सो ये 0 को अवॉइड कर रहा है. बीटा इज इक्वल टू 0 कैन नॉट बी मिनिमम. सो बीटा इज इक्वल टू 0 किस कंडीशन को रेफर कर रहा है बच्चे? You are getting maximum intensity at beta is equal to 0. So this condition is for central maxima, हाँ यस सर. है ना, जिसमें इंटेंसिटी आपकी मैक्सिमम आ गई. तो इसलिए हम बीटा को 0 या m को यहाँ पे 0 नहीं कर सकते. क्लियर हो गया बच्चे कि मिनिमा की कंडीशन क्या है? अच्छा, हाँ जी. सर एक बार और बता दीजिए. अरे बीटा एम पाई कैसे लिखा आपने? बीटा की वैल्यू, अच्छा ये जो साइन बीटा बाय बीटा है, तो अगर मैं बीटा की वैल्यू पाई पुट कर दूं तो साइन बीटा की वैल्यू क्या होगी? 0. अगर मैं बीटा की वैल्यू 2 पाई पुट कर दूं तो बीटा साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या होगी? 0. 3 पाई पुट कर दूं तो भी 0. सिमिलरली अगर मैं नेगेटिव साइड में एंगल पुट कर दूं तब भी 0 आता जाएगा. -पाई पुट करूं या -2 पाई पुट करूं. सो m कैन टेक वैल्यू
प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 सो ऑन। तो पाई का मल्टीपल अगर हो जाएगा बीटा, यू विल गेट मिनिमम इंटेंसिटी, मिनिमा आएगा। ठीक है, क्लियर है जी। अब बीटा की वैल्यू क्या थी? बीटा हमने किसको सब्स्टिट्यूट किया था? 0 नहीं बच्चे, बीटा की एक्चुअल वैल्यू जो आर्टिकल डिराइव करते M हुए पाई। आपने बीटा, M पाई। नहीं पाई अगर बी, एट बीटा इक्वल टू 0 आई इक्वल टू आई नॉट होगा। हाँ बिल्कुल। सो ये आपकी बीटा की वैल्यू थी पाई बी साइन थीटा बाय लैम्डा, ये थी ना। ठीक है, सो इस कंडीशन में, ये जो मिनिमा वाली कंडीशन है, इस कंडीशन में अगर मैं बीटा की वैल्यू पुट कर दूंगा, सो इट इज पाई बी साइन थीटा बाय लैम्डा सिंपली इज इक्वल टू एम पाई। पाई से पाई मैं कैंसिल कर देता हूं, सो मेरी इक्वेशन क्या बन गई? बी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। m की वैल्यू है प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 so on, and m cannot be 0, so this is the condition for minima। ठीक है, b sin theta is equal to m lambda। क्लियर है यहां तक? यस सर। सर मिनिमा की कंडीशन एक बार फिर बता दीजिए सर। बच्चे मिनिमा आपको इस इंटेंसिटी, ये जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूं इसको, ये आपकी इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट p ऑन टू द स्क्रीन। अब ये इंटेंसिटी 0 होगी तो मिनिमा आ जाएगा, ये इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम का मतलब I0 I0 के बराबर, तो ये आपके पास मैक्सिमम आ जाएगा। सो मैं पहले मिनिमा की कंडीशन फाइंड कर रहा हूं कि ये जो एक्सप्रेशन है इक्वेशन नंबर 1, इंटेंसिटी 0 कब होगी, कौन कौन सी कंडीशंस पे 0 होगी? I0 इज ए कांस्टेंट नंबर, तो इसको तो मैं साइड पे कर देता हूँ। सो जो रेस्ट ऑफ द एक्सप्रेशन है ब्रैकेट के अंदर, सो इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ बीटा। सो मैं बीटा पे कंडीशन लगाता हूँ, बीटा की साइन बीटा जो है वो 0 कब होगा? 0 पे भी हो सकता है, पाई पे भी, माइनस पाई पे भी, 2 पाई पे भी, माइनस 2 पाई पे भी, बट डिनोमिनेटर में भी बीटा है। सो दिस बीटा विच इज इन द डिनोमिनेटर अवॉइड्स मी फॉर पुटिंग बीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर मैं वो बीटा 0 पुट करता हूं तो 0/0 की कंडीशन आएगी, लिमिट बीटा टेंड्स टू 0 साइन बीटा बाय बीटा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, सो 1 होने के साथ ही मेरे पास I becomes I0 हो जाएगा, maximum intensity। So this cannot be minima condition। So simply beta is equal to m pi is the condition for minima in case of single slit। अब मेरी बीटा की वैल्यू जो मैंने आर्टिकल डिराइव करते वक्त सब्स्टिट्यूशंस की थी, बीटा की फाई की वैल्यूज, तो वहां से बीटा की वैल्यू थी पाई बी साइन थीटा बाय लैम्डा। ठीक है, वही वैल्यू मैंने यहाँ बीटा में पुट कर दी। सो पाई बी साइन थीटा बाय लैम्डा बराबर है एम पाई। पाई से पाई मैंने कैंसिल किया, आई विल सिंपली गेट b sin थीटा इज इक्वल टू m टाइम्स, इसको उधर लेके जाओ, m टाइम्स लैम्डा, सिंपल। ठीक है जी। सो फर्स्ट मिनिमा का आप एंगल निकाल सकते हो, सेकंड मिनिमा का निकाल सकते हो। फर्स्ट मिनिमा ये आपका m इज इक्वल टू 1 करोगे तो राइट हैंड साइड पे फर्स्ट मिनिमा आ जाएगा, m इज इक्वल टू -1 करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे फर्स्ट मिनिमा आ जाएगा। ठीक है, वो कैसे? आपका डायफ्रैक्शन पैटर्न इस तरह बनता है ना। सो ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा है, m इज इक्वल टू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग, ये जो है आपका m इज इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग मिनिमा, ये m इज इक्वल टू -1 के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, ये दूसरे वाला m इज इक्वल टू -2 के कॉरस्पॉन्डिंग, ये m इज इक्वल टू +2 के कॉरस्पॉन्डिंग एंड सो ऑन। ठीक है जी, तो ये आपको कंडीशंस बता रहा है कि किस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके पास मिनिमा आ रहे हैं। क्लियर है बच्चे? फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का। ठीक है जी, अब मुझे फाइंड करना है मैक्सिमा। तो मिनिमा की कंडीशन मेरी क्लियर हो गई, b sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। नेक्स्ट है मेरे पास मैक्सिमा। अच्छा, किसी फंक्शन का मैक्सिमा अगर फाइंड करना हो तो क्या करना चाहिए? इफ दिस इज योर फंक्शन I is equal to I0 sin बीटा बाय बीटा या sin स्क्वायर बीटा बाय बीटा स्क्वायर, इफ दिस इज माय फंक्शन, इफ आई वांट टू फाइंड मैक्सिमा ऑफ दिस फंक्शन, तो क्या करूं? साइन स्क्वायर बीटा बाय बीटा स्क्वायर को मैक की मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं, मुझे इस पूरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। सर डेरिवेटिव ले तो लेके पहले उसको जीरो derivative से ले इक्वेट लेंगे। कर देंगे सो और di डबल by dt डेरिवेटिव करेंगे लेस फिर देन डबल जीरो। डेरिवेटिव ले लेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के बाद। तो मैं सिंपली मैक्सिमा या मिनिमा की, मिनिमा तो मैंने फाइंड कर लिया, अब मैक्सिमा फाइंड करने के लिए मैंने di by d बीटा, मेरे पास वेरिएबल है यहाँ पे बीटा, और जैसे ऐसे होता है ना y एज ए फंक्शन ऑफ x, तो आपने चेंज निकालना तो dy by dx,
ये है डिपेंडेंट वेरिएबल, ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। सिमिलरली इस एक्सप्रेशन में आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है बीटा कि जिसकी वैल्यू चेंज करने पे कॉन्सिक्वेंटली आपको आई की वैल्यू चेंज हो रही है। सो डिपेंडेंट वेरिएबल इज आई। सो डी आई बाई डी बीटा को मैं 0 कर देता हूँ तो मेरे पास पोजीशन ऑफ मैक्सिमा आ जाएगा। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हो इसका, इंटेंसिटी आपके सामने है। सो डी आई बाई डी बीटा मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आई नॉट इज अ कांस्टेंट, 2 साइन बीटा कॉस ऑफ बीटा बाय बीटा स्क्वायर, बाय पार्ट्स कर सकते हो ना, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन इज साइन स्क्वायर बीटा एंड सेकंड फंक्शन इज 1 बाय बीटा स्क्वायर, और दूसरे वाला 2 साइन स्क्वायर बीटा बाय बीटा क्यूब। सो दिस इज डेरिवेटिव, ठीक है जी। इसको मैं बराबर कर देता हूँ 0 के फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम। इसको जब मैं सिंप्लीफाई करता हूँ सो आई विल गेट, जो कॉमन निकाल लेता हूँ, साइन बीटा कॉस बीटा बाय बीटा स्क्वायर, अगर ये मैं कॉमन निकालूं बीटा क्यूब, सो आई विल सिंपली गेट साइन बीटा बीटा माइनस टेंजेंट बीटा। यहाँ से कॉस बीटा कॉमन निकालेंगे तो ये साइन बाय कॉस हो जाएगा, उसको मैंने टेंजेंट लिख दिया, ठीक है। और साइन स्क्वायर था, एक साइन मैंने बाहर रख दिया, इज इक्वल टू 0। सो डी आई बाई डी बीटा इज इक्वल टू 0 करने के बाद मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। सर ये साइन टू बीटा नहीं होगा? साइन 2 बीटा नहीं बचा, इसमें से मैंने 2 साइन बीटा कॉस बीटा बाहर निकाल लिया। तो आप बाहर क्या निकाल रहे हो, 2 साइन बीटा कॉस बीटा बाय बीटा क्यूब, ये आपने कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ पे सिर्फ बीटा बचा और यहाँ पे जो टर्म रिस्पेक्टिव है वो बाहर आ गया, एक साइन बीटा बाहर आ गया, बीटा क्यूब एज इट इज बाहर आ गया, ठीक है, और 2 भी यहाँ से बाहर आ गया। सो इसको अच्छा, ये सिंप्लीफाई होने के बाद आपके पास टर्म है ये विच इज प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स। एक तो ये राउंड ब्रैकेट वाली टर्म है साइन बीटा, एक ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट वाली है बीटा माइनस टेंजेंट बीटा। प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म इज 0। सो कौन सी 0 होगी, आइदर फर्स्ट वन और सेकंड वन। यस ये साइन बीटा अलग से कैसे लिखा है सर आपने? मैंने कॉमन निकाला बच्चा, आपको बताया ना, ये सर, कॉमन तो हमने निकाला। 2 बीटा होगा साइन ना, बीटा cos बीटा निकाला है ना सर। तो साइन 2 बीटा होगा ना सर बाहर। साइन 2 बीटा हो जाएगा वो तो। बच्चे cos बीटा से डिवाइड कर दिया, क्योंकि इफ बीटा इज स्मॉल तो cos बीटा इज अप्रोक्सीमेटली 1, तो मैं उसको दोनों तरफ से डिवाइड कर सकता हूँ ना, 0 से डिवाइड नहीं कर सकता मैं, दोनों तरफ साइन बीटा से डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि बीटा इज स्मॉल। तो साइन 0 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसलिए मुझे cos बीटा को तो मैंने कैंसिल कर दिया, पर मैं साइन बीटा को कैंसिल नहीं कर सकता, 1/sin बीटा नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि राइट हैंड साइड पे 0 है। किसी भी चीज के साथ आप नॉन जीरो चीज के साथ उसको डिवाइड करोगे आपको 0 ही मिलेगा, बट अगर आप 0 को साइन बीटा से डिवाइड करने की कोशिश करोगे, बीटा इज स्मॉल एंगल, तो आपको 0/0 वाली कंडीशन मिलेगी, ठीक है। ओके सर। तो कंडीशन है पहली वाली, साइन बीटा इज इक्वल टू 0। ये कब होगा, साइन बीटा 0 कब होगा, जब बीटा की वैल्यू बीटा इक्वल्स टू m पाई होगी, ठीक है। पर अभी तो ये आपने निकाला था कि ये तो मिनिमा है, जैसे ही आप इंटेंसिटी में ये चीज पुट करने की कोशिश करोगे आपको पता चलेगा कि आपकी कैपिटल आई जो है वो 0 हो रहा है, क्लियर है ना। तो ये जो ऑप्शन थी कि फर्स्ट फंक्शन 0 हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गई क्योंकि ये कंडीशन है मिनिमा की। दिस इज कंडीशन फॉर मिनिमा, आपको फाइंड करना मैक्सिमम, ठीक है। सो इट मींस ये 0 होगी, बीटा माइनस टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू 0। अब आपको ये 0 करनी है, ठीक है। सॉल्व कर सकते हो इस इक्वेशन को, इसको मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू बीटा। कैन यू सिंप्लीफाई दिस ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस? algebraic equation which include trigonometric function is known as transcendental equation. So आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू बीटा, ये आपको बीटा की वो वैल्यूज देगा जिसपे आपका मैक्सिमा मिलेगा। सो दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमा। आपको बीटा की वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो कैसे सॉल्व करोगे इसको? सर बीटा जब बहुत ज्यादा स्मॉल होगा तभी होगा tan बीटा इज इक्वल टू बीटा। सो इसका मैं ग्राफिकल सोल्यूशन दिखाता हूँ आपको।
सो ये जो फर्स्ट फंक्शन आपको दिख, ये सेकंड वाला, ये वाला, ये जो बी ग्राफ है, ये आपको सिग्निफाई कर रहा है कि हमारे पास ये थी कंडीशन टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू बीटा। सो या तो मैं इसको अलजेब्रिकली सॉल्व करूं या मैं इसको ग्राफिकली सॉल्व कर लेता हूं। ग्राफिकली किस तरह मैं सॉल्व कर सकता हूं? अगर मैं लिख दूं कि इन दोनों को अलग अलग इक्वेशन फॉर्म में लिख दूं, ठीक है, एक को लिख दूं y इज इक्वल टू टेंजेंट बीटा, दूसरे को लिख दूं y इज इक्वल टू बीटा। जहां ये दोनों फंक्शंस इंटरसेक्ट करेंगे दैट इज द कॉमन वैल्यू ऑफ बीटा, है ना। सो ये वो वैल्यू जहां पे ये दोनों फंक्शन इंटरसेक्ट कर रहे हैं ग्राफिकली, तो वो मेरे पास सोल्यूशन आ जाएगा उस इक्वेशन का। सो मेरे पास टेंजेंट बीटा का ग्राफ कैसे होता है? अगर मैंने टेंजेंट बीटा को प्लॉट करना है, ये अगर मेरा y स्केल में ये फंक्शन है टेंजेंट बीटा, और x स्केल में मेरे पास बीटा एंगल वेरी कर रहा है, so बीटा कैन टेक वैल्यू 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, सो ऑन, ठीक है। सिमिलरली ऑन नेगेटिव साइड एज वेल। सो अगर मैं टेंजेंट को फंक्शन को प्लॉट करूं तो मेरे पास इस तरह से ये वैल्यूज आएंगी, ठीक है। ये आप ग्राफ देख रहे हो ना मुझे, सो ये लाइंस, these are corresponding to y is equal to tangent बीटा, और दूसरी लाइन है मेरे पास y is equal to बीटा, ठीक है, या y is equal to x। जैसे आप ये लाइन क्या होगी? स्ट्रेट लाइन होगी। स्ट्रेट लाइन, क्योंकि अगर आपकी y is equal to mx plus c वाली लाइन हो, c आपका इंटरसेप्ट है, m आपकी स्लोप है, अगर ये मैं 0 कर दूं तो सिंपली y is equal to x, ठीक है। m यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है, स्लोप आपकी 1 हो गई, और 1 स्लोप किसकी होती है? टेंजेंट थीटा 1 कब होगा? 45 डिग्रीज पे। 45। सो ये एंगल आपका 45 डिग्री। तो मैंने ये y इज इक्वल टू बीटा ये प्लॉट कर दिया एक, और y इज इक्वल टू टेंजेंट बीटा ये प्लॉट कर दिया, ठीक है जी। सो ग्राफिकली आप सॉल्यूशन निकाल रहे हो। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ होगा इन फंक्शंस का? कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं मुझे? टेंजेंट बीटा वाली जो लाइंस हैं और y इज इक्वल टू बीटा वाली जो लाइंस हैं वो कहाँ कट कर रही हैं? एक तो पॉइंट है ये 0 वाला, बीटा इज इक्वल टू 0, मैं रेड डॉट बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है बीटा इज इक्वल टू 0। ऑब्वियसली अगर ये इक्वेशन आपकी टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू बीटा, तो बीटा को 0 पुट करोगे तो आपके पास सेटिस्फाई होगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाएंगे। तो एक रूट ये हो गया। नेक्स्ट रूट आपके पास आ रहा है यहाँ, ये उसके अगला रूट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये, देन दिस वन। अच्छा, जब मैं इसको यहां से इस पॉइंट से एक्स स्केल पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, यहां से भी, क्योंकि मुझे बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है ना, कि बीटा की वैल्यू कितनी होगी, यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं। क्लियर बच्चे? यस सर। अब ये मेरी वैल्यू पाई की तो यहाँ पे है, 2 पाई की यहाँ पे है, 3 पाई की यहाँ पे है। इट मींस ये एग्जैक्टली पाई, 2 पाई या 3 पाई पे मुझे मैक्सिमा नहीं दे रहा, ये उनसे थोड़ा सा आगे जाके, ठीक है। तो ये एंगल क्या है, ये हमने कैलकुलेट करके ऑलरेडी रखे हुए हैं। ये फर्स्ट पॉइंट जो है, दिस कॉरस्पॉन्डिंग टू 1.43 टाइम्स पाई, ठीक है। अगले वाला है, ये वाला है 2.46 टाइम्स पाई। ये 2 पाई से ज्यादा है ना, कितना ज्यादा है? 0.46 पाई ज्यादा है, एंड सो ऑन, ठीक है जी। सो इट मींस बीटा की वैल्यू अगर 0 होगी, या 1.43 पाई होगी, या 2.46 पाई होगी, एंड सो ऑन। ये आपकी कंडीशंस हैं फॉर मैक्सिमा। तो हमने ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। बीटा इज इक्वल टू, जस्ट अ मिनट, बीटा इज इक्वल टू 0 किसकी कंडीशन है बच्चे? बीटा, इट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। मिनिमम में भी आपने फाइंड करके देखा था कि बीटा को अगर 0 पुट कर दें तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू आई नॉट, मैक्सिमम इंटेंसिटी आ गई। यहाँ भी आपको मैक्सिमा के कॉरस्पॉन्डिंग बीटा इज इक्वल टू 0 मिल रहा है, दैट इज सेंट्रल मैक्सिमा। तो ये बीटा इज इक्वल टू 0 इज सेंट्रल मैक्सिमा। आगे वाले जो हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मैक्सिमा आते जाएंगे, ठीक है। हाँ अनीश बोलो। सर ये ऊपर लिखा है रूट्स आर बीटा 1.43 बाई 2.86 पाई। 2.46 बजे। हाँ तो सर एक चीज और सर, ये वैल्यूज आई कैसे? ये बजे कैलकुलेट करके, या तो आप ग्राफिकल मेथड से ना, मैंने इसीलिए कहा है आप ग्राफ पेपर लो या कोई आप सॉफ्टवेयर लो जिसमें आप ये दो फंक्शन प्लॉट कर लो, टेंजेंट बीटा और बीटा, ठीक है। और जब आप उस सॉफ्टवेयर पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे पॉइंट एक्सट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट 1.43 पाई। या आप सिंपल ग्राफ पेपर पे भी टेंजेंट बीटा का फंक्शन प्लॉट कर लो और y इज इक्वल टू बीटा प्लॉट कर लो,
और उस पे जब आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने की कोशिश करोगे, यू विल गेट दीज 2 पॉइंट्स एंड सो ऑन। ठीक है, सो ये ग्राफिकल मेथड है। यू कैन सॉल्व दीज इक्वेशंस मैथमेटिकली एज वेल, बट दैट इज वेरी टीडियस जॉब कि आप इसको सॉल्व करो। ग्राफिकल मेथड इज सिंपलेस्ट मेथड फॉर सॉल्विंग। आप ग्राफ्स बना सकते हो सिंपल ग्राफ पेपर के ऊपर भी, और यहाँ यूजिंग सॉफ्टवेयर भी। So there are many software available online. So आप उसपे से इन दोनों फंक्शन की इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हो। You will simply get 1.43 pi, 2.46 pi and so सर on. हमें सिर्फ ये दो वैल्यूज याद रखनी हाँ, है। आपको सिर्फ ये 2 वैल्यू याद रखनी है, आगे वाले की। ओके सर, ठीक है जी, क्लियर है बच्चे? अच्छा, ये सिंगल स्लिट में ये ग्राफ रह गया था बच्चे कि आपकी एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी वेरी किस तरह कर रही है। सो आपका ये एम्पलीट्यूड जो है, ये जो नेगेटिव साइड में भी लाइन जा रही है ना, ये वाली, ये आपका एम्पलीट्यूड वाली लाइन है। ठीक है, और कॉरस्पॉन्डिंग जो दूसरी लाइन है वो इंटेंसिटी की है। ठीक है, सो आपने देखा एम्पलीट्यूड भी किस तरह वेरी कर रहा है, और इंटेंसिटी, दो ये एम्पलीट्यूड यहाँ पे नेगेटिव साइड में है, बट इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड है, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव साइड में आ रही है। सो इंटेंसिटी इज ऑलवेज ऑन दी अपर साइड ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर है, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ रहेगी, और एम्पलीट्यूड है आपका अप डाउन जा सकता है। ठीक है, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ भी जा सकता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ। अच्छा, अब आपने ये भी देखा होगा मुझे कि जो सेंट्रल मैक्सिमा है, जैसे ये ग्राफ है ना, ये सिंगल स्लिट का डायफ्रैक्शन पैटर्न का ग्राफ है, सिंगल स्लिट। तो यहां आप देख रहे हो, ये हमारी स्क्रीन है। ठीक है, ये और ये आपका ये सेंट्रल मैक्सिमा है, ये वाला। ठीक है, जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, आई नॉट के बराबर। ठीक है, उसके बाद वाले जो मैक्सिमा है उनकी इंटेंसिटी डिक्रीज कर रही है, फेंट होते जा रहे हैं ये एज कंपेयर टू सेंट्रल मैक्सिमा। ऐसा क्यों हो रहा है? आपकी इंटेंसिटी थी साइन बीटा बाय बीटा, इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल थी। ठीक है, जब बीटा की वैल्यू 0 हुई तो आपका आई हो गया आई नॉट के बराबर। ठीक है, ये हमने प्रूव किया था। अब अगर बीटा की वैल्यू 1.46 पाई पुट करें तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई नॉट साइन ऑफ 1.46 पाई डिवाइड बाय 1.46 पाई होल स्क्वायर, यही वैल्यू होगी। 1.43 है बच्चे, है ना, यही वैल्यू होगी। इसको सॉल्व करने में क्या आएगा? ऑन सॉल्विंग यू विल गेट दिस नंबर एज 0.0496, और सिंपली मैं लिख दूं इसको, इट बिकम्स, सो आई बिकम्स 4.96% ऑफ आई नॉट। तो पहले आपको आई नॉट मिल रही थी बीटा 0 पे, जैसे ही आपने एंगल चेंज किया 1.43 पाई पे आए, इसकी इंटेंसिटी 4.96% रह गई। अगर आप बीटा इज इक्वल टू अगली वैल्यू जो है 2.46 पाई, ये पुट करने की कोशिश करो, सो यू इसमें और कम होगी सर। you will get again, ये Sir, वैल्यू और जब कम आप हो put जाएगी। करोगे, you will get 1.68% of I नॉट। तो अगली बीटा पे, इससे अगली बीटा पे ये 0.83% हो जाएगी। सो सर ये मैक्सिमा आ रहा है, हाँ, ये मैक्सिमा की इंटेंसिटी है मुझे। काफी गिर गई। हाँ, ये देखो ना, यहाँ आई नॉट के कंपैरिजन में ये काफी गिर रही है, 4% रह रही थी, अप्रोक्सीमेटली 5%, 4.96%। ये उसके बाद तो ये डेसिमल में भी चली जाएगी, और उसके बाद फेंट होती जाएगी। दैट इज वाई आपका डायफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो फेंट होता जाता है। सिर्फ सेंट्रल और कुछ एक प्राइमरी मैक्सिमा ही आपके विजिबल रहते हैं। उसके बाद अब यहाँ जो स्क्रीन पे आपको दिखता है ना, ये देखो सेंट्रल मैक्सिमा तो आपको बहुत ब्राइट दिख रहा है, उसके बाद आपके ये फीबल होते जाते हैं, और कुछ ऑर्डर के बाद ये तो खत्म भी हो जाते हैं। ठीक है, वेयर एज इंटरफेरेंस में क्या होता है, इंटरफेरेंस में आपका मैक्सिमा वो कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट है इंटेंसिटी ना? रहती है। है ना, तो वो इस वे में। सो ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल करते हैं हम, डबल स्लिट डायफ्रैक्शन पैटर्न। ठीक है जी, ये फर्स्ट वाले में कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। इफ नॉट देन लेट अस मूव ऑन टू दी। सर, हाँ अनीश बोलो। सर अल्जेब्रिकली नहीं हो सकता ना वो फिर? हाँ, वो पॉसिबल नहीं, पॉसिबल तो है मुझे, बट इट इज अ वेरी टीडियस जॉब।
सो हम इजीएस्ट वे देख रहे हैं कि कैसे फाइंड कर सकते हैं. सो अगर ग्राफिकल 2 ग्राफ फाइंड करने प्लॉट करने से अगर आपका रूट निकल रहा है सो बेटर है. ओके सर. सो नेक्स्ट इज डबल स्लिट डायफ्रैक्शन. अच्छा, अभी तक हमने क्या किया था कि एक सिंगल स्लिट में इस तरह हमने सेपरेशन उसकी बी थी, ठीक है. पॉइंट इसको A1 ले लिया था, फिर आगे A2, A3 एंड सो ऑन. ये वाले पॉइंट, लास्ट वाले पॉइंट को AN लिख दिया था, छोटा है कैपिटल जो भी, ठीक है. तो इस तरह किया था हमने. अब अगर ये डबल स्लिट हो तो क्या करेंगे? ये एक और स्लिट, मैं इसके नीचे एक और स्लिट बना देता हूं. इसकी सेपरेशन भी मैं B ही रखता हूं. इसको भी मैं पॉइंट्स में डिवाइड कर लेता हूं, B1, B2, B3. इसको इसलिए मैं ये सेम चीज कर रहा हूं क्योंकि हमने सिंगल स्लिट के केस में इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकाल रखा है, रिजल्टेंट फील्ड का फॉर्मूला हमने डिराइव कर रखा है. तो अब हम उसको यूटिलाइज करेंगे फॉर डबल स्लिट. सो इसको BN लिख लेता हूं, सच दैट ये जो पॉइंट पहले वाला है सिंगल स्लिट का, इसके बीच में और जो ये नीचे वाला पॉइंट है सेकंड स्लिट का पहला पॉइंट, दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D. तो पिक्चर क्लियर हुई मुझे कि क्या करना चाह रहे हैं हम? है यही फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ही है, ठीक है. अच्छा, इसमें फर्स्ट जो हमने किया था सिंगल स्लिट वाला, उसके केस में सिंगल स्लिट में हमारा इंटेंसिटी आया था डिफ्रैक्शन पैटर्न I is equal to I naught sin square beta by beta square. So this term is due to diffraction. डबल स्लिट में क्या होगा? एक डायफ्रैक्शन पैटर्न तो होगा इसकी वजह से, सेकंड स्लिट की वजह से भी होगा, बट दो स्लिट्स में से जो लाइट निकल रही है वो इंटरफेयर भी तो करेंगी. हाँ तो सर. आपके पास इंटरफेरेंस पैटर्न भी आएगा, ठीक है. सो यहाँ पे एक एडिशनल टर्म भी आएगी, दैट इज ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द टू स्लिट्स, ठीक है जी. तो हम कर क्या रहे हैं? विल फाइंड द रिजल्टेंट इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन onto the screen which is a product of single slit diffraction pattern. So sin square beta by beta square तो आएगा ही आएगा, and interference pattern. So इसमें D है बच्चे separation between the two slits. ये मैंने यहाँ इसीलिए प्लॉट किया ना. ये देखो, A1 point is the first point on first slit, B1 is the first point on second slit. इन दो consecutive points के बीच में जो distance है वो D है. So A1 B1 is D, A2 B2 is D, AN BN is D. So आप या आप सिंपल इसको कह सकते हो कि दो स्लिट्स के बीच में जो डिफरेंस है उसके भी वो है D. अब दो स्लिट्स आप कोई भी कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स लेते हो, कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स लेते हो, जैसे उसका पहला पॉइंट है तो सेकंड स्लिट का भी पहला पॉइंट है, उनके बीच में सेपरेशन D है. तो हमारा जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इज प्रोडक्ट ऑफ सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन पैटर्न एंड इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय टू पॉइंट सोर्सेज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D, ठीक है. सो A1 B1 से जो लाइट ओरिजिनेट हो रही है वो इंटरफेयर करेगी, A2 B2 से ओरिजिनेट हो रही है वो इंटरफेयर करेगी, एंड सो ऑन, ठीक है जी. सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द डायफ्रैक्शन पैटर्न we'll use the similar method as we have done for the single slit, ठीक है. सिंगल स्लिट में हमारे पास हमारी रिजल्टेंट फील्ड क्या आई थी? E की वैल्यू E थीटा क्या थी बच्चे? इसको E थीटा को मैं सिंपली एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख देता हूँ, A sin बीटा बाय बीटा cos ओमेगा t माइनस बीटा, ठीक है जी. सो we assume that slits consist of large number of equally spaced point sources. So वही हमने assume कर लिया. क्या assume कर रहे हैं? So we assume that जैसे हमने सिंगल स्लिट में assume किया था ना कि हमारी एक स्लिट है n पॉइंट में डिवाइडेड है, सिमिलरली हमने सेकंड स्लिट का भी assume कर लिया कि वो n पॉइंट्स में डिवाइडेड है, ठीक है. तो अब दोनों में से जैसे फर्स्ट स्लिट में
वो सेकेंडरी वेवलेट निकल रहे थे, वेव फ्रंट निकल रहे थे। सिमिलरली आपका सेकंड स्लिट में से भी सेकेंडरी वेव फ्रंट, तो ये जो पॉइंट एन पॉइंट्स हैं, पहली स्लिट में भी सेकेंडरी वेव फ्रंट ओरिजिनेट करेंगे, और सेकंड स्लिट में जो ये B1 B2 Bn पॉइंट है, ये भी सेकेंडरी वेव फ्रंट ओरिजिनेट करेंगे एज पर हाइगन्स प्रिंसिपल। ठीक है, अब उसका लेट पॉइंट सोर्सेज भी A1 A2 A3 so on up to AN in first slit and B1 B2 B3 in second slit। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है बच्चे ये डायग्राम। ये जो है आपकी ये है आपकी फर्स्ट स्लिट, ये आपकी सेकंड स्लिट। ठीक है जी, as before we have assumed that distance between two consecutive points in either of the slit is delta। so जैसे हमने वहां assume किया था पहले वाले आर्टिकल में, तो ये डेल्टा डेल्टा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी B1 B2 के बीच में हमने डिस्टेंस फिक्स रखा है डेल्टा। सर ये वही वाला एक्सपेरिमेंट है ना सर, जिसमें सेमी सर्कल्स अभी हम बनाएंगे इंटरफेरेंस शो करने के लिए? हाँ वही। सो आपके पास दो कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स के बीच में सेपरेशन है डेल्टा, ये फिक्स रखती है। नाउ इफ, अब वही सेम चीजें मैं रिपीट कर रहा हूँ मुझे सिंगल स्लिट वाली, कि अगर वो एंगल थीटा बना रहा है नॉर्मल के साथ, है ना, सो अगर मैं स्क्रीन पे पॉइंट ये इस तरफ लाइट जा रही है और नॉर्मल ये है, तो ये एंगल अगर थीटा है, जैसे हमने सिंगल स्लिट में लिया था, so if the diffracted rays makes an angle theta with the normal to the plane of the slit, so ये plane of the slit है ये वाला, और इस डायरेक्शन में आपकी लाइट जा रही है। ठीक है, then path difference between the disturbance reaching point P from two consecutive points in slit will be, so अगर मैं यहाँ पे स्क्रीन बना देता हूँ, so इस पॉइंट पे ये पॉइंट P है। ठीक है, यहाँ से भी ये आप लेंस लगा लेना मुझे यहाँ पे। ठीक है, सो इस तरह से हम उसको कन्वर्ज करवाएंगे। सो यहाँ से इस पॉइंट पे, सो ये हमने डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं, इनसे जो पॉइंट P पे जो लाइट जा रही है ड्यू टू सिंगल स्लिट, पाथ डिफरेंस कितना कैलकुलेट किया था हमने सर A2 डैश। हाँ, A2 डैश कितना आया था भाई? A2 डैश, यहाँ से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे थे, सो ये कितना आया था? दिस वाज डेल्टा साइन थीटा, याद है ना? हाँ जी सर, ये याद है ना? सो कॉरेस्पॉन्डिंग फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट स्लिट E1, अगर मैं फर्स्ट, ये मैंने E का एक्सप्रेशन लिखा था ना यहाँ पे, मैं इसको E1 लिख देता हूँ। E1 सिग्निफाइज ड्यू टू फर्स्ट स्लिट, सो E1 इज इक्वल टू A साइन बीटा, बीटा की वही वैल्यू है पाई बी साइन थीटा बाय लैम्डा। ठीक है, वही सेम नोटेशंस में यूज कर रहा हूँ। सो कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस बीटा, ये फर्स्ट स्लिट के लिए आ गया अभी मेरे पास। ठीक है, फर्स्ट स्लिट। सेकंड स्लिट के लिए क्या होगा? सर हाँ जी, सर इस केस में भी सबकी वैल्यूज सेम रहेंगी? सेम है, सेम। मैंने अभी तक कुछ चेंज नहीं किया, मैं इसीलिए आपको इस बुक से करवा रहा हूँ मुझे, क्योंकि इसमें एक आर्टिकल दूसरे से रिलेटेड है, सो आपको नई नोटेशंस के बीच में नहीं जाना पड़ेगा। सो सेकंड स्लिट के लिए क्या होगा बच्चों? विद रिस्पेक्ट टू A1 पॉइंट। ठीक है, पहली स्लिट में A1 A2 के बीच में जो डिस्टेंस था वो डेल्टा ही था, है ना? तो मैं आपको ये नई फिगर में बना के बताता हूँ। A1 A2, यहां से अगर आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, और ये आपका सेपरेशन थी डेल्टा, ये एंगल था थीटा, ये परपेंडिकुलर था आपका। ठीक है, तो ये A1 A2 में, तो यहां तक AN है आपका। ठीक है, इसके बाद थोड़ी सी सेपरेशन है और फिर B1 शुरू हो जाएगा, B1, ठीक है, B2, ये जो है ये A1 से लेके AN तक, ये है B कैपिटल स्मॉल b, और ये वाला जो डिस्टेंस है B1 पॉइंट, A1 और B1 पॉइंट के बीच में, ये है D। तो A1 और B1 के बीच में कितना एडिशनल डिस्टेंस है? A1 से कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, A2 से डेल्टा साइन थीटा है। ठीक है, सो आप सिमिलरली अगर आप B1 से निकालोगे तो यहाँ पे भी आपको B1 से B2 तक एक डालोगे, तो यहाँ पाथ डिफरेंस होगा B2 प्राइम, सिर्फ आपको A को B बनाना है ना, तो वही डेल्टा साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी जब आप एक्सप्रेशन निकालोगे रिजल्टेंट फील्ड का, तो वो यही आएगा A साइन बीटा बाय बीटा इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा। पर इसमें एक करेक्शन टर्म ऐड होगी, क्यों? बिकॉज ये जो है आप यहाँ से भी फर्स्ट से भी लाइट P तक जा रही है और यहाँ से भी जाएगी।
ठीक है। सो ये जो पहली लाइट A1 से निकली और दूसरी लाइट B1 से निकली, इनके बीच में एडिशनल पाथ डिफरेंस तो है ही, कितना है, D, स्मॉल d, ठीक है। सो आप यहां से जब इस तरह से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ठीक है, सो ये आपका एंगल थीटा है, ठीक है। सो ये परपेंडिकुलर है, इस तरह जाएगा। जस्ट अ मिनट, मैं इसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ फिगर को। सो we'll get figure like this. So additional path difference कितना आएगा बच्चे, A1 B1, A1 B1 क्या है, स्मॉल डी। स्मॉल। धीरे बोल लो यार, घर में वो वहीं पे बैठे जहाँ पे आप खड़े हो। सो इसके बीच में सेपरेशन पाथ डिफरेंस कितना आएगा बच्चे, कॉरस्पॉन्डिंग इस पाथ डिफरेंस के कॉरस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस कितना आएगा, सर 2 पाई बाय लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ। सो अब आपका ये जो लाइट है A1 से जो ओरिजिनेट हो रही है और B1 से जो ओरिजिनेट हो रही है, उसके बीच में पाथ डिफरेंस है ये, जैसे आपका A2 प्राइम था ना, या ये A2 प्राइम है, A1 और A2 के बीच में पाथ डिफरेंस है A2 प्राइम। A1 और B1 के बीच में जो पाथ डिफरेंस है दैट इज B1, ये B1 प्राइम ड्यू टू सेपरेशन D, ठीक है। सो इन ट्राइंगल A1 B1 प्राइम, तो डी साइन थीटा। तो ये आपका B1 प्राइम हो गया D साइन थीटा, ठीक है जी। कॉरस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस कितना हो गया, 2 पाई बाय लैम्डा डी साइन। so, उसको मैं अगर कैपिटल फाई लिख देता हूँ, φ1 फॉर एग्जांपल, है ना। सो ये हो गया D साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई बाय लैम्डा। 2 पाई बाय लैम्डा, यस सर। तो इतना फेज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है B1 पॉइंट से जो वेव फ्रंट ओरिजिनेट हो रहा है एज कंपेयर टू A1, ठीक है। तो जो हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी आनी चाहिए E2, वो ऑब्वियसली ये साइन डायफ्रैक्शन की वजह से तो है ही, साइन बीटा बाय बीटा, ये तो टर्म है, बट ड्यू टू दिस सेपरेशन आपका जो वेव फ्रंट है वो लैग कर रहा है। कितना लैग कर रहा है, फेज डिफरेंस कितना आएगा, ओमेगा टी माइनस बीटा। अब इसमें आपको फेज डिफरेंस वो वाला सब्ट्रैक्ट करना होगा, -5 माइनस कैपिटल φ1 फॉर एग्जांपल, ठीक है जी। क्लियर हुआ बच्चे, ड्यू टू सेकंड स्लिट एडिशनल, का है ना E2, ये सेकंड स्लिट का E2, सेकंड स्लिट में डायफ्रैक्शन तो है ही, तो उसकी वजह से ए साइन बीटा बाय बीटा तो है ही, और साथ में cos ओमेगा टी माइनस बीटा भी है, बट ड्यू टू एडिशनल सेपरेशन D विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट A1, है ना, तो उसकी वजह से आपका एडिशनल पाथ डिफरेंस आ रहा है और कॉरस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस आ रहा है। तो जो लाइट A1 से ओरिजिनेट हो रही है और जो B1 से ओरिजिनेट हो रही है, उनके बीच में एडिशनल फेज डिफरेंस है φ1। अच्छा, जो लाइट A2 से ओरिजिनेट हो रही है और B2 से ओरिजिनेट हो रही है, उनके बीच में कितना पाथ डिफरेंस है, फेज डिफरेंस होगा, सर सेम ही होगा सर। सेम। A1 B1 के बीच में जो लाइट है φ1 है, A2 B2 φ1 है। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में सेपरेशन D है, ये अभी मैंने कंडीशन लिखी थी। सर सब कुछ सेम ही रहेगा सर, बिल्कुल, बस थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा आगे। हाँ। सो अभी आपका जो डबल स्लिट का है एक्सप्रेशन वो सिंपल हो गया। सिंगल स्लिट का आपने सीधा फॉर्मूला इंपोर्ट किया, आपने सिंपली, ये आपको एग्जाम में आए तो बच्चे ये आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा कि ई रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी ये आई है हमारे पास, पाथ डिफरेंस ये आया। सो ओवरऑल फ्रॉम सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट वी फाइंड दैट आवर E1 resultant field intensity for first slit is a sin beta by beta cos omega t minus beta, बीटा की वैल्यू है ये, and then for second slit we have additional phase difference of φ1 corresponding to the path difference D between सर corresponding आपके point पास A1 अगर एक बार वो जो डेरिवेशन है अगर आप उसको एक बार स्क्रीन शेयर कर दोगे तो सर एक स्नैप ले लेंगे। कौन सा डेरिवेशन है? सर ये जो आपने बोला ना सर, ये कहीं लिखा भी तो होगा, हैंडरिटन प्लस पढ़ा ही होगा। नहीं, किस चीज का, ये जो फॉर्मूला आप इसकी बात कर रहे हो, फर्स्ट स्लिट की या सेकंड स्लिट की? सर ये डेरिवेशन ही है ना एक तरह से। ये आपकी इतनी ही डेरिवेशन है, आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखना है अगर डबल स्लिट आता है, मतलब हमें स्टेटमेंट्स डालनी है खाली इसमें। हाँ, आपको स्टेटमेंट्स डालनी है, आपको जस्टिफाई करना है कि आपने ये इक्वेशन लिखी है तो क्यों लिखी है।
ओके सर। ठीक है, आपको हर चीज एक्सप्लेन करनी होगी ना कि आई क्या है, ई क्या है, बीटा क्या है, सो थीटा क्या है, ये आपको लिखना होगा स्टेटमेंट्स। सर एक बार वो दूसरी स्लाइड लगाना जो समझा रहे थे। ठीक है जी। सो आपके पास एक इंटेंसिटी आ गई E1, दूसरी इंटेंसिटी आ गई E2, दोनों का अगर मैं सम कर दूं तो मेरे पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ जाएगी E। तो अब सम करके देखते हैं मुझे। E1 इज इक्वल टू A साइन बीटा बाय बीटा। अच्छा ये तो मैं कॉमन ही निकाल लेता हूँ, दोनों में सेम ही है, सो कॉमन निकाल दिया मैंने। सो cos ओमेगा t माइनस बीटा प्लस cos ओमेगा t माइनस बीटा माइनस फाई कैपिटल वाला 1, ये ब्रैकेट बंद कर दो। ठीक है जी। तो रिजल्टेंट निकालना है, मैंने दो इंटेंसिटियां दो डबल स्लिट से जो आ रही हैं, दोनों इंटेंसिटीज को, दोनों रिजल्टेंट फील्ड को सम कर दिया। आई विल गेट सर दी इधर पे फाइनल। 2 पाई बाई लैम्डा से मल्टीप्लाई किया, इसका एक बार आप बता देंगे दोबारा। मुझे लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग 2 पाई चेंज होता है एंगल, यस सर। है ना, कंप्लीट वेव है। ये भी मैं दिखा देता हूँ आपको कि ये है आपका लैम्डा, नहीं सर वो तो क्लियर है सर 2। है ना, ये 0 पाई 2 पाई। ठीक है जी। अब 1 यूनिट के कॉरस्पॉन्डिंग कितना होगा, 2 पाई बाय लैम्डा फेज डिफरेंस। और अगर मेरा पाथ रेफरेंस d sin थीटा है तो d sin थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग कितना होगा, 2 पाई बाय लैम्डा d sin थीटा। इसको मैंने लिख दिया, ये फेज डिफरेंस है, इसको मैंने phi 1 लिख दिया। ओके सर। ठीक है। तो अच्छा ये सॉल्व कर सकते हो आप, ये E1 प्लस E2, दो कॉस फंक्शन है आपके पास, cos A प्लस cos B, भी हाँ। सर कर लेंगे। है ना। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, मुझे 2 टाइम्स A साइन बीटा बाय बीटा। ठीक है जी। साथ में आएगा cos ऑफ कैपिटल phi 1 बाय 2। ठीक है। और एक और टर्म आएगी cos ऑफ ओमेगा t माइनस बीटा माइनस phi 1 बाय 2। So this is your resultant intense field, E field, electric field at point P. ठीक है जी। So if I substitute gamma is equal to phi 1 by 2, so simplify करने के लिए, so gamma की वैल्यू क्या हो जाएगी, phi 1 है मेरे पास 2 पाई बाय लैम्डा d sin थीटा, तो गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाय लैम्डा d sin थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। सो मेरा ये एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, यहाँ जो मैंने लिखा है cos phi 1 by 2 यहाँ गामा हो जाएगा, यहाँ जो अंदर सेकंड वाले cos में है यहाँ भी गामा हो जाएगा। ठीक है जी। अरे गामा सर वाला एक नोट कर बार फिर लेंगे से सर एक। बताऊंगा। हाँ जी, सर ये गामा वाला फिर से बताऊंगा। अभी तो मैंने सब्स्टिट्यूशन किए वजह, अभी तो मैं इसको नेक्स्ट इक्वेशन लिखूंगा तब लिखूंगा गामा की फॉर्म में। ये मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ बस, ये जो phi 1 by 2 है इसको मैंने गामा लिखा है और कुछ नहीं किया, नई नोटेशन डाली। ठीक है। हम उससे सर नेमिंग तो हम सर अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे 5 है तो 5 भी लिख सकते हैं उसे। हाँ हाँ, आप अपने अकॉर्डिंग, बट आपको डिफाइन करना पड़ेगा फिर। जी सर वो तो करना ही है। और मिक्स नहीं होना चाहिए, स्मॉल फाई जो है अपने पिछले आर्टिकल में भी यूज किया हो सकता है, और ये सो थोड़ा नोटेशन आप इस तरह की रखना क्योंकि जो प्रीवियस नोटेशन है उनके साथ मैच ना करती। ठीक है ना, बिकॉज यू आर इंपोर्टिंग एन एक्सप्रेशन फ्रॉम सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वो डेरिवेशन से आप इंपोर्ट कर रहे हो। तो वहां जो नोटेशन जिस पर्पस के लिए यूज की हुई है वो नोटेशंस आप डबल स्लिट वाले में किसी और पर्पस के लिए ना यूज करो, ये याद रखनी है बस। ठीक है। अच्छा इसमें अब आपका एम्पलीट्यूड कितना हो गया, तो मैं सिंपली E को दोबारा लिख देता हूँ 2a साइन बीटा बाय बीटा cos ऑफ गामा देन cos ऑफ ओमेगा t माइनस बीटा माइनस गामा। ठीक है। आपका इस रिजल्टेंट फील्ड में एम्पलीट्यूड कितना हो गया,
नोट कर लिया वैसे? यस सर। सो ई हो गया आपके पास 2 टाइम्स a sin beta by beta cos of gamma then cos of omega t minus beta minus gamma. सो आपका एम्पलीट्यूड है ये. टाइम के ऊपर जो चीज डिपेंड कर रही है वो ये कॉस फंक्शन है. सो दिस इज द कैरियर फंक्शन विच इज टेकिंग दिस एम्पलीट्यूड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो आपका एम्पलीट्यूड हो गया 2a sin beta by beta cos of gamma. तो इंटेंसिटी कितनी हो गई? स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. सो मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ. सो आई हैव 4i0 a स्क्वायर को मैं i0 लिख देता हूँ. सो sin स्क्वायर बीटा बाय बीटा स्क्वायर बीटा स्क्वायर cos स्क्वायर गामा. गामा. ठीक है. सो ये जो फर्स्ट टर्म है दिस इज ड्यू टू डायफ्रैक्शन एंड सेकंड टर्म इज ड्यू टू इंटरफेरेंस बिटवीन द टू लाइट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द टू स्लिट्स कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट से a1 b1 a2 b2 है ना. सो आप यहां से क्लियर हो रहा है? ठीक है. I think time is over now.